हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 3 ऑप्टिक्स के तहत आने वाले टॉपिक माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के बारे में, उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर या माइकलसन व्यतिकरण मापी की बनावट क्या होती है, पहले ये देखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटर, इसमें M1 M2 दो प्रकाशीय रूप से समतल दर्पण होते हैं जिनके आगे वाली सतह अच्छी तरह से रज्जित होती है। दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे होते हैं। M2 तो स्थिर होता है लेकिन M1 एक वाहक पेच पे लगा होता है। इस वाहक पेच को एक परिशुद्ध पेच B की सहायता से आगे पीछे बनाया जा सकता है तथा इसके द्वारा चली गई दूरी परिशुद्धता से नापी जा सकती है। दर्पण M1 व M2 के पीछे पेच लगे होते हैं जिनके द्वारा हम उनके तलों को समायोजित कर सकते हैं। G1 व G2 एक समान दो कांच की प्लेट है जो 45 डिग्री पर झुकी होती है। G1 की पिछली सतह आधी रज्जित होती है और G2 प्रतिकारी प्लेट कहलाती है। जैसा कि अभी हमने देखा डायग्राम के हिसाब से, ये यहाँ पे एक एस सोर्स है जो लेंस पे लाइट डल रही है, पैरेलल सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ये G1 G2 दो प्लेट्स हैं, एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है आपकी और दूसरी G1 G2 के बाद ये एक M2 मिरर लगा हुआ है, M1 मिरर लगा हुआ है। M2 की इमेज M1 मिरर में M2 डैश की तरह बन रही है। ये वापस रेज आके किसी पॉइंट A पे इकट्ठी हो रही है और यहाँ से हम इसको इंटरवल पैटर्न को देख पा रहे हैं। इसकी कार्यविधि या वर्किंग, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से चलकर जो किरण है वो लेंस L के समानांतर पार होकर प्लेट G1 पर आपतित होती है। G1 की पिछली सतह पूरी तरह से रज्जित होने के कारण किरण बराबर दो भागों में परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरण M1 की ओर तथा पारगत किरण M2 की ओर संचरित होती है। सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है G1, इसलिए ये आधी आधी हो जाती है, आधी पारगत हो जाती है, आधी परावर्तित हो जाती है। दोनों किरणें एक दर्पणों पर लंबवत आपतित होती हैं, फलस्वरूप परावर्तित होकर ये अपने पूर्व पथ में लौट आती हैं। M2 से आने वाली किरण A पर अंशतः परावर्तित होकर एवं M2 से आने वाली किरण अंशतः पारगत हो जाती है। ये दोनों किरणें AE पथ की ओर अग्रसर होती हैं। चूँकि ये दोनों किरणें एक ही किरण के दो भाग हैं, आयाम विभाजन से उत्पन्न हुई है, अतः ये कला संबद्ध होती है और व्यतिकरण उत्पन्न करती है जिसे आँख के द्वारा देखा जा सकता है। प्रतिकारी प्लेट का कार्य, प्रतिकारी प्लेट G2 की अनुपस्थिति में परावर्तित प्रकाश किरण G1 से दो बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से आधी पारगत हो जाती है तथा आधी परावर्तित हो जाती है। इस कारण कांच के माध्यम में दोनों किरणें बराबर नहीं चल पाती है। कांच में किरणों के पथ को बराबर करने के लिए पारगत प्रकाश के रास्ते में समान कांच की प्लेट G2 लगाई जाती है, जिससे पारगत किरण G2 में से दो बार पार हो जाती है। फलस्वरूप कांच माध्यम में दोनों किरणों का पथ बराबर हो जाता है। माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिंजेस इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी में बनने वाले फ्रिंजों का आकार दर्पण M1 व M2 की आनति पर निर्भर करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। माना प्लेट G1 में M1 डैश का विस्तृत स्रोत का प्रतिबिंब S है, अतः हम मान सकते हैं कि व्यतिकरण प्रतिरूप M1 तथा M2 डैश आभासी दर्पणों से परावर्तित किरणों के बीच के कारण होता है। दोनों के बीच हवा की फिल्म के कारण होना। यदि S1 और S2 स्रोत S से M1 तथा M2 दर्पणों में बने प्रतिबिंब हों तो इन आयोजनों से हम आयाम के द्वारा विभाजन के कारण दो कला संबंध स्रोत S1 और S2 में प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वृत्ताकार फ्रिंजें कब बनेगी। जब उपकरण में दर्पण M1 डैश तथा M1 तथा M2 एक दूसरे के ठीक लंबवत होंगे तो M2 का प्रतिबिंब M1 के समानांतर बनता है। प्लेट G1 से दर्पण M1 तथा M2 की दूरियों का अंतर D होता है अगर, तो हम लिख सकते हैं कि उसके बीच में एक समान हवा की मोटाई की फिल्म होगी तथा आभासी कला स्रोत S1 और S2 समानांतर होंगे जिनके बीच की दूरी 2D होगी। अतः थीटा आनति के लिए स्रोत S1 तथा S2 के कारण प्राप्त किरणों के बीच पथांतर 2D cos थीटा होगा। अब यदि 2D cos थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 × λ/2 हो तो थीटा आनति के
वृत्त पर सब जगह यही स्थिति होगी एवं थीटा अनति पर वर्तुलाकार फ्रिंजें, जो ब्राइट फ्रिंजें हैं, वो बनेगी। अब यदि 2d cos थीटा इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2 हो, मतलब कि अगर पार्ट डिफरेंस इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 हो तो थीटा अनति के पूरे वृत्त पर यही पथांतर होगा एवं थीटा अनति पर वृत्ताकार अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। कोण थीटा के विभिन्न मानों के लिए फ्रिंज प्रतिरूप जैसा कि हमें प्राप्त होगा, जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में प्राप्त होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे केंद्र बिंदु या सेंट्रल स्पॉट के बारे में। जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो पथांतर 2d होगा। यदि 2d इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो सेंटर ब्राइट होगा, और अगर 2d इज इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा तो केंद्र बिंदु अदीप्त होगा। वृत्ताकार फ्रिंजें समानांतर किरणों के बनने के कारण अनंत पर बनती हैं। वृत्ताकार फ्रिंजें समान आनति पे होने के कारण समानत तथा हेडिंगर फ्रिंजें कहलाती है। जब d अधिक होता है तो वृत्त के आसपास बनते हैं तथा d कम होता है तो वृत्त दूर दूर बनते हैं। चौथा, जब d इज इक्वल टू 0 हो तो संपूर्ण क्षेत्र अदीप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों में से एक किरण सघन माध्यम में परावर्तित होने के कारण उसमें लैम्डा बाई 2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न हो जाता है। अब स्थानीयकृत फ्रिंजें या लोकलाइज्ड फ्रिंजें, जब m1 तथा m2 दर्पण ठीक से लंबवत नहीं होते तो m1 तथा m2 डैश भी समानांतर नहीं होंगे तथा उनके बीच वायु फिल्म फनाकार होती है तथा फनाकार फिल्म से सम मोटाई की फ्रिंजें फिल्म की सतह पर सरल रेखीय दिखाई पड़ती हैं। फान की धार और थोड़ी वक्रता के लिए रहती है। श्वेत प्रकाश फ्रिंजें या वाइट लाइट फ्रिंजें क्या होती है? जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर सफ़ेद प्रकाश स्रोत कहते हैं तो फ्रिंजें तभी दिखाई देती है जब पथांतर छोटा होता है। केंद्रीय फ्रिंज अदीप्त बनती है और लाल से बैंगनी क्रम में कुछ रंगीन फ्रिंजें दिखाई पड़ती है। इसके बाद अतिव्यापन के कारण पूरा क्षेत्र सफ़ेद दिखाई देता है। अब हम कल के लेक्चर में जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है, इसके उपयोग या एप्लीकेशंस क्या क्या है, इससे हम क्या क्या फिज़िकल क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।